Hello, welcome to Sri Ganesh IAS. गाइस, कंटिन्यूएशन करंट अफेयर की करते हैं जो इससे पहले हमने कर रखी थी। और ये जो है दृष्टि का हमने करंट अफेयर लिया है 19 जुलाई 2021 से। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सेशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द our very first topic, that is the state for food security and nutrition in the world. सो ये जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड है, ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के बाद से फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल पे किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी के ऊपर, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमीज हो या लो इनकम कंट्रीज हो। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फोकस होता है लो जो इकोनॉमी है या फिर जो आपकी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है। तो ये रिपोर्ट रिलीज करता है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द कंबाइंडली बाय द FAO, उसके बाद से आपकी सोफी इस रिपोर्ट का नाम है, और ये आपका UNCF यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और WHO, ये चारों मिलके, ये तीनों मिलके इन लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट की। इसमें ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को इशू किया गया। इससे ठीक पहले एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम था ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021, जो कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च यानी कि IFPRA ने रिसर्च ये निकाला था। तो सोफी याद रखना कि FAO, UNCF और WHO ने मिलकर निकाला, ठीक है। दैट इज द स्टेट फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सो दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय द FAO and UNSF and the WHO. So what are the key points of the report, which is very what are the impacts of the developing and underdeveloped world? So the report says that there is a huge impact on the developing and the underdeveloped world. The biggest impact of COVID on food security has been on almost all low and middle income countries. Okay, so it has seen the low और जो middle income countries हैं इसमें बहुत ज़्यादा impact देखने को गया है, ठीक है। Moreover, these countries where there were climate related disaster भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, जैसे climate related disaster जैसे extreme drought हो गया है ना, extreme flooding हो गई, extreme drought हो गया, flooding हो गई, उसके वजह से cyclone हो गया। जैसे कि अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से एक्सट्रीम साइक्लोन को देखा गया है, बिकॉज ओशन का टेम्परेचर काफ़ी राइज हो रहा है। तो ये जब ओशन में डिप्रेशन बढ़ेगा तो साइक्लोन्स की कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। अब जैसे इंडिया में पहले जो है साइक्लोन आता था ओनली इन द बे ऑफ बंगाल, मतलब मैक्सिमम साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आता था, बट नाउ एवरी ईयर वी कैन सी द साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी एरिया। So climate related disasters are also adhered with this food issues or the nutrition issues. So impact on developing and underdeveloped world, यहाँ पे biggest impact देखने को मिला है। और ऐसा कहा गया है कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक दे सफर द मोस्ट, ठीक है। उसके बाद से देखा गया तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड अंडर नरिशमेंट जो है वो एशिया में देखा गया है। दैट इज 18 मिलियन लोग जो है एशिया में अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका 1/3 इन अफ्रीका। ओके, तो कंपेयर्ड विद 2019 देखा जाए तो अबाउट 46 मिलियन मोर पीपल इन अफ्रीका एंड 57 मिलियन मोर इन एशिया and 14 million more in Latin America and the Caribbean were affected by hunger in 2020। जैसे कैरेबियन एरिया में लैटिन अमेरिका कंट्री लाइक क्यूबा हो गया है ना, उसके बाद से आपका वेनेजुएला वगैरह हो गया, ये सब कंट्रीज में काफ़ी देखा गया है ना। और आपके जमैका वगैरह ये सब बहुत सारी कंट्रीज है, बट अभी क्यूबा में रिवोल्यूशन वगैरह भी चल रहा है वहाँ लेके, बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो गई है कोरोना की वजह से। So it is also said that कि it is very likely to miss the SDG targets, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं वो भी हम मिस कर सकते हैं। तो ये भी एक कंसर्न, एक इशू करा गया है इस सोफी रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये सोफी रिपोर्ट और जो कहती है, और उसमें एक और चीज़ बताया गया है कि आपका जो अंडर नरिशमेंट है ये भी इंक्रीज हो रखा है, ठीक है। तो 1.5% इंक्रीज हो रखा है। अच्छा, एक और चीज़, ये एलिमिनेटिंग पॉवर्टी SDG 1 टारगेट है और हंगर का टारगेट है SDG 2, जो कि 2030 तक टारगेट था SDG का, है ना। ये जो टारगेट ऐसा बोला जा रहा है कि ये मिस हो जाएगा। उससे पहले MDG था जो कि 2010 तक चला था, है ना। तो वो एक अलग चीज़ था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। अब इस बार है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो प्रॉब्लम बहुत सारा देखा गया है कि प्रॉब्लम्स इन एक्सेस टू हेल्दी फूड। तो रिपोर्ट बता रही है कि
जो एक्सेस फूड है ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू हो गया है। अराउंड 11.8 करोड़ मोर पीपल फेस्ड हंगर इन 2020 देन इन 2019। तो ये रिपोर्ट में यही बताया गया है कि कैसे प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद से इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिप इन पीपल्स अफोर्डेबिलिटी फॉर हेल्दी फूड ड्यू टू लॉस इन इनकम। अब आपकी क्या होगी, इनकम कम होगी तो देन इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू कैन नॉट अफोर्ड द गुड फूड, हेल्दी फूड, है ना। तो फिर आप सड़ा गला भी खा सकते हैं। अगर ब्रेड 5 रुपए का मिल रहा है तो फिर चलो ले लो यार, पेट भरने से मतलब है ना, बीमारी देखेंगे। फिर इसमें रिपोर्ट में इट इज ऑल्सो मेंशन दैट 1 in 3 पीपल इन द वर्ल्ड, है ना, मतलब 1/3 में 1 लोग हैं ये जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं एडिक्वेट फूड को इन 2020 में। तो ये बहुत ही बड़ा एक रिपोर्ट है, एक बहुत ही बड़ी लाइन है कि 1 in 3 पीपल, है ना, 3 लोग में 1 लोग हैं जो एक्सेस एडिक्वेट फूड उनको नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद से बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल जो कि कुछ और इंटरनल ये भी एक रीजन हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमेट शॉक्स, इंटरनल लाइक लो प्रोडक्टिविटी एंड इनएफिशिएंट फूड सप्लाई चेन्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड सिस्टम आर पुशिंग अप द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड विच, जैसे इंडिया में अभी क्या इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो सारे लोग फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, सारे लोग ग्रीन वेजिटेबल्स अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज द वेरी राइज इन द प्राइस। ठीक है, अब वो किसान भले फेंक देगा लेकिन वो भी 5 रुपए 2 रुपए में नहीं बेचेगा अपना फसल, है ना, ऐसा भी होता है। उसके बाद से अब एक देखो जेंडर डिस्पैरिटी भी देखी गई है, जेंडर डिस्पैरिटी भी है। जाहिर सी बात है वुमेन्स को हमेशा जेंडर डिस्पैरिटी फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में ये बताया गया कि देयर इज अ गैप इन एक्सेस टू फूड अमंग द मेन एंड वुमेन। एक गैप इसमें भी है। फॉर एवरी 10 फूड इनसिक्योर मैन देयर वर 11 फूड इनसिक्योर वुमेन, यानी कि 10 अगर पुरुष हैं तो 11 महिलाएं हैं जिनको जो कि इनसिक्योर है फूड से। ठीक है, जो कि 10.6 था 2019 में वुमेन का। उसके बाद से एक ये भी एक कंसर्न है कि नियरली अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आल्सो सफर फ्रॉम एनीमिया। तो एनीमिया बिकॉज इफ यू हैव नॉट सप्लाई ऑफ द गुड न्यूट्रिशनल फूड और हेल्दी फूड there is a lots of chance that you may suffer from the anemia, and anemia is the biggest problem in the entire world and especially in India. ठीक है, now we are talking about the Indian scenario. तो Indian scenario says कि what is the status of malnutrition. तो it says कि the prevalence of undernutrition among the total population in India was 15.3 in 2020. This is significantly low when compared to the global 8.9 during the same period. There is also see that there is an environment significant improvement, but the low but very significant because in the 20.6 our malnutrition is 21.6% during the year 2004 to 2006, but now we have achieved the target of the 15.6. So it is not very high, but yes, still we are progressing. So in the year 2020, 70.3 children of children under the age of 5 years suffers of wasted growth. Wasted growth है 17.3 children 3% children का। ठीक है, यानी कि 100 में आपके 17 बच्चे जो हैं, है ना, उनको वेस्टेड ग्रोथ है, उनका लो वेट ऑफ और हाइट है। जैसे हाइट उनका तो है बड़ा बट उनकी वेट नहीं है ना, वेस्टेड ग्रोथ पे है। या फिर लो हाइट भी हो सकती है जिसको स्टंटेड कहते हैं, है ना। तो अबाउट 31% ऑफ चिल्ड्रन हैव लो हाइट, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना। अब देखो 1.7% 2012 में था। दिस ऑल द इंटायर डाटा, बस हमें फिर भी देखना पड़ेगा बिकॉज मे बी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, है ना। उसके बाद से एक और अगर देखते हैं, ओबेसिटी भी बढ़ा है ना। बहुत सारे बच्चे जो है पैकेट फूड खा रहे हैं तो ओबेसिटी बढ़ जा रही है अभी से, है ना, ओबेसिटी हो जा रहा है उनका। द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया एमंग वुमेन ऑफ प्रोडक्टिव एज हैज ओनली मार्जिनली इम्प्रूव्ड। भाई एनीमिया में कुछ नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले थे हम 53.2% इन 2012, नाउ 53% इन 2019। और WHO की लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था कि इंडिया एनीमिया की अभी भी टारगेट को मिस कर सकता है, ये कंसर्न बताया गया था। And again this year also said the prevalence of anemia among women of reproductive age has only marginally improved. So हम फिर कहीं अपने टारगेट को मिस ना कर दें, जो हमने एक अपना 2025 का टारगेट बनाया था एनीमिया के लिए। ओके गाइज, टेल मी द विच आर द स्कीम्स रिलेटेड फॉर द एनीमिया। कौन कौन सा स्कीम जो एनीमिया को, और क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं कि एनीमिया को कम किया जाए। ठीक है, और एनीमिया क्यों होता है, आयरन की कमी से होता है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड वगैरह की गोली देते हैं।
अब वे फॉरवर्ड भाई क्या है ना, वे फॉरवर्ड से कि द रिपोर्ट हैज लेड डाउन द फॉलोइंग 6 वेज, रिपोर्ट में एक 6 वेज बताया गया है थ्रू विच फूड सिस्टम कुड बी ट्रांसफॉर्म टू एड्रेस द मेजर ड्राइवर्स फूड इनसिक्योरिटी एंड malnutrition and ensure access to affordable healthy diets for all sustainably and inclusively. So first step is saying that integrate humanitarian development and peace building policies in conflict areas. See, there is also seen, जैसे अभी अफगानिस्तान अभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो वहाँ अब तालिबानी आ रही है, तो तालिबानियों को अपनी औरतों से पहले ही ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको, तो सी अब वहाँ पे वुमेन की तो प्रॉब्लम पता नहीं कितनी, मतलब क्या होगा, वी डोंट नो. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग तालिबानीज, है ना. तो कॉन्फ्लिक्ट एरिया में एक इंटीग्रेट एक डेवलपमेंट एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनाना पड़ेगा, है ना. पीस बिल्डिंग पॉलिसी से अपनाओ, फॉर एग्जांपल थ्रू सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स टू प्रिवेंट फैमिलीज फ्रॉम सेलिंग मीगर एसेट इन एक्सचेंज ऑफ फॉर फूड, है ना. अब ऐसा नहीं कि आप अपने कान का झुमका बेचते रहे हो और कान की बालियां बेच दे रहे हो ओनली फॉर द फूड ग्रेन्स, तो वहां पे देखना पड़ेगा. उसके बाद से स्केल अप करिए क्लाइमेट रेजिलियंस अक्रॉस फूड सिस्टम, फॉर एग्जांपल बाय ऑफरिंग स्मॉल होल्डर फार्मर्स वाइड एक्सेस टू क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस को उसको प्रोवाइड कराइए एंड फोरकास्ट बेस्ड फाइनेंसिंग करिए, है ना. जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे इस बार अभी क्या हुआ आज की हिंदू में ये है कि वेस्टर्न इंडिया का इम्पैक्ट हो रहा है रेन से. रेन इस बार 31% की डेफिशिएंसी दी गई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि फार्मर जो है खरीफ क्रॉप्स नहीं लगाएंगे इस बार, और खास जैसे ऑयल होगा आपका, ऑयल सीड्स हो गया, तो मे बी वो दूसरा क्रॉप लगाए, है ना. तो इससे क्या होगा कि ऑयल की फिर कमी हो जाएगी इंडिया में, और फिर नेक्स्ट ईयर ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखो भाई, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या क्या इशू झेलना पड़ रहा है. उसके बाद से जो थर्ड स्टेप कह रहा है कि स्ट्रेंथन करिए रिजिलियंस ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल टू इकोनॉमिक एडवर्सिटी, है ना. जैसे काइंड कैश ऑफर दीजिए, प्रोग्राम कराइए, ठीक है. पेंडेमिक स्टाइल सॉक्स, जैसे कि इंडिया में क्या किया, कहा कि सबको भाई फ्री में राशन दो, है ना. वन नेशन वन कार्ड दे दिया, ठीक है. तो ये सब सारी चीज़ें आप करिए. इंटरवीन करिए ग्लोबल अलॉन्ग सप्लाई चेन्स टू लोअर द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, है ना. जैसे 3 रुपये किलो 5 रुपये किलो जैसे इंडिया में बेचते हैं ना. उसके बाद से टैकल पॉवर्टी एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज. अब देखो भाई, इंडिया में ना क्या है, मैं सच पूछूं तो जो इंडिया का जो अपना फूड प्रोग्राम है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है. अंत्योदय योजना जो है ना, उसमें सारे किसानों को, नॉट सारे किसानों, जो भी सबको एक्सेस जो है, जो कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, राशन कार्ड होल्डर्स, उनको बहुत ही एफिशिएंटली फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना. अब कुछ प्रॉब्लम इश्यूज तो होते रहती हैं, बट अचीवमेंट को नहीं नकारा जा सकता है, बहुत अचीवमेंट हुआ है. कोविड में जैसे गवर्नमेंट ने फूड राशन जो दिया है ना, मतलब कि दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत कम कंट्री ऐसा कर पाई है. उसके बाद से टैकल पॉवर्टी एंड स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज. सो हमें अपने भाई फार्मर्स को थैंक्स करना पड़ेगा ना, ठीक है. उसके बाद से स्ट्रेंथन करिए फूड इन्वायरमेंट एंड चेंज कंज्यूमर बिहेवियर का भाई चेंज करो, है ना. लाइक ट्रांस फैट वगैरह ये सब की, जो ओबेसिटी के लड़के शिकार हो रहे हैं, जो पैकेट कुरकुरे खाते हैं, उन पे थोड़ा सा जो है उसमें एक और मतलब कि जो सॉल्ट और शुगर पे कंटेंट को देखा जाए कि जो चिल्ड्रन को नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फूड मार्केटिंग से बचाया जा सके. उसके बाद से एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकता है, जैसे बच्चे बड़े पैकेट वाले फूड खाते हैं, तो मेरे हिसाब से एक और, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन और ये एक्सपर्ट का भी सजेशन होता है कि आप उनमें न्यूट्रिशन जो है ना, उनमें आप मिला के दो, न्यूट्रिशन को आप उस पैकेट में दे दो. जैसे मान लो वो समझेगा कि कुरकुरे खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इज कंज्यूमिंग द न्यूट्रिशन, है ना. तो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन से ली गई थी बात. उसके बाद ये प्ली है, रोज चल रहा है भाई. सेक्शन 124 जो है ये 1870 में आया था, बस इतना जान लीजिएगा, और सर जेम्स स्टीफन इसको लाए थे, है ना. ये रोज चल रहा है, तो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, तो दैट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट. और गांधी जी और उन पे लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक पे सेडिशन एक्ट. उसके बाद चैलेंज टू रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये मैरिज रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये भी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा. जिनका लॉ ऑप्शनल है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है. दोनों टॉपिक, सेडिशन वाला और ये दोनों लॉ के टॉपिक से ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो वी कैन इसको हम छोड़ सकते हैं. उसके बाद से जो नेक्स्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज द पेगासस स्पाईवेयर. अब ये स्पाईवेयर यानी कि जासूसी, है ना. तो जग्गा जासूस जो है, पेगासस स्पाईवेयर, ये एक इजराइल की एक NGO है. तो इसने ऐसा एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, एक पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को हाथ लगा है उसके कुछ डेटा को. तो बता रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ फोन्स
जो है वर्ल्ड में टारगेट हुए हैं थ्रू द व्हाट्सएप के थ्रू से। और इसमें बहुत सारे जो क्या कहते हैं मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, मतलब ऐसा कहा जाए कि 2 यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 3 अपोजिशन लीडर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, साइंटिस्ट हैं, 40 जर्नलिस्ट हैं जिसमें टारगेट इनको किया गया है। तो ये पेगासस जो है आपका ये एक इजरायली, याद रखिएगा इजरायली बेस्ड है ये, तो इसराइल से है और ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो सीक्रेटली मॉनिटर करता है, स्पाई करता है एक्सटेंसिव होस्ट ऑफ पब्लिक फिगर्स इन इंडिया। तो इसको लेके अच्छा एक चीज और बात है कि ये रिपोर्ट पार्लियामेंट का सेशन इधर चालू हो रहा है, ये लोग तुरंत से इसको दे रहे हैं ना, ताकि पूरे पार्लियामेंट में अब यही चलेगा, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। अब पेगासस के बारे में बता दूं कि पेगासस है ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, एक मॉलवेयर क्लासिफाइड बाय स्पाईवेयर भी कहते हैं। तो ये एक स्पाईवेयर कैटेगरी का एक सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस है मतलब नुकसान पहुंचाएगा, और इट इज डेजिग्नेटेड टू गेन एक्सेस टू डिवाइसेस विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर्स। यूजर्स को पता नहीं है और उसके सारे डेटा को हैक किया जा रहा है, उसके चैट्स को देखा जा रहा है, उसके कॉल्स को देखा जा रहा है ना। everything is targeted by this malicious software that is also a spyware। तो ये इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप ने इसको सेटअप किया था 2010 में, और व्हाट्सएप ने यूएस के कोर्ट में भी लेके गया था कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप को। अब व्हाट्सएप वह काफ़ी वल्नरेबल हो गया है। अच्छा, मेरे पे ऊपर भी कई बार व्हाट्सएप से मिस कॉल आया था, तो मुझे लगता है मेरा तो मुझे क्यों करेंगे भाई, मतलब ऐसा लॉट्स ऑफ आई कॉल रिसीव फ्रॉम द इन द व्हाट्सएप, मुझे पता नहीं क्या क्या आता था, मैं वो कॉल करते थे, मैसेज करते थे, मैं भी उसी रफ्तार से उनको ब्लॉक कर देता था, ठीक है। तो अर्लीस्ट वर्जन्स ऑफ जो पेगासस डिस्कवर्ड हुआ गया था उसमें स्पीयर फिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब काम करते हैं, ये टारगेट करते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को, लवर्स को, है ना। इंडिया के मिनिस्टर को टॉक किया है। 2019 में व्हाट्सएप ने एक लॉ सूट फाइल किया था यूएस कोर्ट में अगेंस्ट इजरायली एनएसओ ग्रुप का कि ये भाई साइबर अटैक्स कर रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, है ना, मोबाइल को इन्फेक्ट कर रहा है। अब देखो अपनी जो काम की चीज है, क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछेगा कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया फॉर द साइबर सिक्योरिटी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए ज्यादा। तो अब इसमें जो अपना इंपॉर्टेंट आता है, तो इसमें जो ये टॉपिक है आपका साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया 2018 में, और इसका मेन एम जो था, ये मेन एम था अवेयरनेस करना है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम को। तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया। इसका मेन था कि अवेयरनेस क्रिएट करो आप, ओके, और ताकि बिल्डिंग कैपेसिटी की जाए, सेफ्टी मेजर्स किया जाए, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, ये फ्रंटलाइन आईटी स्टाफ, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अवेयरनेस, इसका मेन काम है कि अवेयर करेगा, ठीक है। ठीक है कि भाई आप जो भी इस टाइप आप किस तरह से आप अटैक हो सकता है साइबर क्राइम, तो उसके बारे में था। सेकंड जो था आपका है वो, इसका नाम है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि 2017 में सेटअप किया गया, और इसका मेन काम था कि स्कैन करना इंटरनेट ट्रैफिक को और कम्युनिकेशन मेटा डाटा को, ठीक है, जो कि हिडन होता है, जो किसी कंट्री से आ सकता है, जो रियल टाइम साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने की बात होती है कि कोई भी अगर साइबर, मतलब एक तरह से स्कैनिंग करना कि क्या कोई कुछ आ तो नहीं रहा है ना। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो एजेंसी है उन पे अटैक हुआ था। एक और रिसेंट एक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, स्वीडन में हुआ यूं कि एक कोई एक फर्म था, मतलब वो स्टोर था, जैसे रिलायंस टाइप का स्टोर होता है, वहाँ पे फूड वेजिटेबल्स और मॉल टाइप का, तो उसके पूरे साइबर उनके पूरे सॉफ्टवेयर के इन लोगों ने हैक कर लिया, और उसके बाद से उनसे डिमांड कर रहे थे कि आप मतलब इन रिटर्न पैसे दो आप, तब आपका हम डेटा रिलीज करेंगे, है ना। उसकी वजह से उनको क्या कहते हैं, उनको डील करना पड़ा उस फॉर्म को। तो इससे यूएस में काफ़ी एफबीआई ने उसको कहा कि आपने पैसे क्यों दिए, ये सब काफ़ी बवाल चला था, तो एक्सटॉर्शन उनसे लिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। थर्ड आता है आपका साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017 में इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर इंटरनेट यूजर्स टू क्लीन देयर कंप्यूटर्स एंड डिवाइस बाय वाइपिंग आउट वायरसेस एंड मैलवेयर। मतलब आप जाइए वहाँ पे साइबर स्वच्छता केंद्र में और अपने कंप्यूटर के वायरस को क्लीन कराइए। उसके बाद से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये आपका रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है इसका, ठीक है। कंप्यूटर ये एक सर्टिन एक है, ये नोडल एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को, हैकिंग को, फिशिंग को, ये सबको देखती है। 2 लेजिस्लेशन बनाए गए हैं, लाइक आईटी एक्ट 2000 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है, ठीक है।
इंटरनेशनल मैकेनिज्म है लाइक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है आपका, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन से अटैच्ड है, ठीक है, जिसका मेन लीडिंग रोल है इन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी इशूज। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज द बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, इट इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी दैट सीक्स टू एड्रेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम by harmonizing national laws, improving investigate techniques, and increasing cooperation among nations. It came into force in the 1st July 2004, and the one major thing is that India is not a signatory. So India is not a signatory of the Budapest Convention of Cybercrime. So remember this, there is a one international convention that is called the Budapest Convention on Cyber Crime. It is an international treaty, but India is not a signatory to this convention. There are some other issues that India has also always declined that convention, ठीक है। अब देखिए there are lots of type of cyber attacks। अब एक होता है malware। malware क्या करता है, आपके कंप्यूटर को मतलब उसको खराब करता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल है ransomware, spyware, worms, virus and trojans। तो ये याद रखिएगा, ट्रोजन्स घोड़े की तरह होता है ना, वो एक malware है, ठीक है। और ransomware की मतलब आपके कंप्यूटर को डैमेज कर दिया जाएगा और रैंसम मांगा जाएगा आपसे, इसलिए इसका नाम रखा है रैंसमवेयर। वो जो मैं स्वीडन वाला आपको बता रहा था, तो एक्सटॉर्शन मैंने मीन्स की रैंसम इससे मांगा जाता है। उसके बाद फिशिंग है। तो फिशिंग ये है आपका स्पाई का काम करता है, आपको डेटा को चुराते हैं। फिर से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स है, इसमें आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, आपके नेटवर्क को शट डाउन कर देते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। मैन इन द मिडिल मतलब मिटिंग अटैक्स करते हैं। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति के बीच में पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये बीच में घुस के और इस बीच में जो भी पासवर्ड वगैरह हो या फिर जो भी डिटेल्स है वो कवर करके ये अपने पास रख लेते हैं। तो मैन इन द मिडिल हुआ। इसमें malware याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिशिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पेसगस इज अ फिशिंग। याद रखिएगा, जो पेसगस है वो क्या है, फिशिंग स्पाई है ना। तो ये काम है आपका, ठीक है। अब एक और है SQL इंजेक्शन। तो ये भी भाई ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ये कम्युनिकेट विद डाटाबेस करता है। मेनी ऑफ द दैट सर्विस दैट स्टोर क्रिटिकल डाटा फॉर वेबसाइट्स एंड सर्विसेज यूज SQL टू मैनेज द डाटा इन देयर डेटाबेसेस। तो ये सब डेटा वाटा चुराते हैं, फिर है ना अपना क्या करते हैं, उस पर अपना डाल देते हैं, ऐसा चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक सोशल इंजीनियरिंग है, ये अटैक करता है ह्यूमन इंट्रैक्शन टू ट्रिक यूजर्स इनटू ब्रेकिंग सिक्योरिटी प्रोसीजर। मतलब उसको ऐसा फंसाएंगे, है ना, कि उसके पासवर्ड निकल जाए, ये सब सारी चीज़ें। बट मेन इंपॉर्टेंट अपना है मालवेयर और फिशिंग, ये याद रखिएगा, दो चीज़ें, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एक न्यूज़ आता है कि प्रोटेस्ट इन क्यूबा। क्यूबा में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा वहाँ पे लोग कह रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्यूबन्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, वो कह रहे हैं कि यार रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, फूड्स नहीं मिल रहा है ना, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ द फूड, ये सब सारी चीज़ें। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा एक एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन है। मे बी इसके पीछे US है, नोबडी नोज, ठीक है। अब देखो भाई, ये है क्यूबा का लोकेशन, है ना, ये क्यूबा का लोकेशन है, अब देख लो, ठीक है। ये कैरेबियन सी हुआ, ये अटलांटिक ओशन हुआ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हुआ, और ये क्यूबा की कैपिटल हवाना होगी। तो इसके नेबरिंग कंट्रीज याद रखिएगा, बहामास, हैती, जमाइका, ये सारे लैटिन अमेरिका कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। फिर से डोमिनिकन रिपब्लिक। गाइस इसके कैपिटल याद रख लीजिएगा सबके, क्यूबा का हवाना इज अ वेरी सिंपल, ठीक है। तो इनका यही है कि अगर हम ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की बात करें तो द एंटी गवर्नमेंट्स प्रोटेस्ट इरप्टेड अमिड क्यूबा वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, है ना। सोवियत यूनियन के बाद ऐसा पहली बार देखा गया है, ठीक है। कोल्ड वार जब चल रहा था 1945 से 1991, तो क्यूबा इज इन द मिडिल ऑफ दिस कोल्ड वार बिकॉज दे हैव इंस्टॉल्ड द रशियन न्यूक्लियर missiles in their territory. So Cuba has been hit hard by the US sanction. US तो एक सैंक्शन लगा ही देता है जब मर्जी, है ना। और जो अपने पुराने जो ट्रम्प भाई थे, उनका तो सैंक्शन लगाने में बात ही नहीं। ईरान पे तो इतना सैंक्शन लगा दिया है कि उसको पूछो ही नहीं। फिर से प्रोटेस्टर्स साउटेड, ये फ्रीडम मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है मिगुल दियाज कैनल, उनको स्टेप डाउन किया जाए, उनको हटाया जाए, ठीक है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड क्यूबा के प्रेसिडेंट ब्लेम कर रहे हैं कि US इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मोइल, ठीक है। तो यही उसकी बात कर रहे हैं। He called tight sanction imposed by the US on Cuba, ये सब सारी चीज़ें कि ये सब तो US की वजह से हो रहा है, तुम लोगों ने सैंक्शन लगा दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हिस्ट्री ऑफ क्यूबा की बात करते हैं तो 15th सेंचुरी में क्यूबा वाज अ कॉलोनी ऑफ स्पेन, ठीक है। फिर स्पेनिश अमेरिकन वार होता है 1898 में, जहाँ पे क्यूबा को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है US के द्वारा।
फिर हाउएवर क्यूबा गेन नॉमिनल इंडिपेंडेंस एज अ डी फैक्टो यूनाइटेड नेशन प्रोटेक्ट इन 1902, ठीक है। फिर उसका नॉमिनल इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है कि तुम डी फैक्टो मतलब हमारा यूएस का तुम्हारे ऊपर बस एक हाथ रहेगा, प्रोटेक्शन में तुम हमारे रहोगे, तुमको एक नॉमिनल इंडिपेंडेंस दे देते हैं। 1940 में क्यूबा ने अटेम्प्ट किया अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, बट पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन और सोशल स्ट्राइफ इतना ज़्यादा हो गया कि मिलिट्री कूप हो गया और मिलिट्री की डिक्टेटरशिप आ गई अंडर फ्लुगेनिसियो बटिस्टा के अंदर 1952 में। फिर उसके बाद से फिर 1959 में बहुत सारा ये करप्शन करता है, तो फिर यहाँ पे एक लीडर बन के आते हैं फिडेल कैस्ट्रो, और ये जो फिडेल कैस्ट्रो होते हैं मतलब समझिए उनके भगवान हैं क्यूबन के लिए। तो इसको 26 जुलाई मूवमेंट भी कहते हैं। तो इन्होंने कम्युनिस्ट रूल को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और 1965 में फिर कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ पे आ गई, और भाई ये भी कम्युनिस्ट, और ये जो था बतिस्ता था ये यूएस का आदमी था, तो और फिदेल कैस्ट्रो भाई उसका रिलेशनशिप कम्युनिस्ट से हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी के ले लिया, तो उसका रसिया के साथ, सोवियत यूनियन उस टाइम जो था उसके साथ इनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बन गया। तो अब न्यूक्लियर वॉर जो है नियरली ब्रोक आउट ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में हुआ था। तो ये न्यूक्लियर वॉर नियरली मतलब ऐसा हुआ कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, बट वो बच गया। ऐसा माना जाता है कि कहीं थर्ड जो है वर्ल्ड वॉर ना हो जाए इसकी वजह से। अब यूएसए का और क्यूबा का रिलेशनशिप देखें तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना था, मैंने आपको बता दिया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बता दिया इसमें कि वही उनका ये चला था कि उन्होंने इंस्टॉल किया उसका, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। इंडिया का स्टैंड क्या है? तो प्रेजेंटली इंडिया इज येट टू डिक्लेयर इट्स स्टांस ऑन द करंट ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, बट इंडिया इन द पास्ट हैज सपोर्टेड लिफ्टिंग द इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ क्यूबा। तो इंडिया हमेशा सपोर्ट कर रहा है कि भाई इकोनॉमिक ब्लॉकेट को आप लिफ्ट अप करो। इंडिया का मेन कंसर्न है भाई चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब ये कम्युनिस्ट कंट्री क्या होता है? तो ये एक सिंगल पार्टी यहाँ पे रूल करती है। ये मार्क्स और लेनिन की फिलॉसफी से ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे ये होता है कि सब प्राइवेट प्रॉपर्टी इसमें नहीं रहेगा, और जो भी होगा वो कॉमन ओनरशिप रहेगा मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है, और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि द मिनिस्टर ऑफ जो इन्वायरमेंट है MOEFCC, उन्होंने एक कमीशन सेट किया है, नया कमीशन, जिसका नाम है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। तो ये मॉनसून सेशन में ये बिल आया है, ठीक है। एक नया कमीशन बना रहे हैं जिस कमीशन का नाम है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब बैकग्राउंड इसका बता दें कि इनिशियली क्या होता है, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया, जो कि प्रेसिडेंट ने अक्टूबर 2020 में प्रोमुलेट करा था। बट द बिल टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस, क्योंकि भाई अब ऑर्डिनेंस तो नहीं ला सकते ना, ये पास नहीं हुआ था बजट सेशन पार्लियामेंट में, तो कमीशन सीज टू ऑपरेट हो गई फिर इन मार्च 2020। सब्सिक्वेंटली MOEFCC ब्रॉड करा सेकेंड ऑर्डिनेंस, फिर लाया अप्रैल 2021 में। कुछ मॉडिफिकेशन दे दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट को लेके, कि अब इसमें ये हुआ कि पहले मतलब अगर आप स्टबल बर्निंग करते हैं तो आपको जेल प्लस फाइन दोनों था, तो ये जेल वाला जो टर्म था उसको हटा दिया। तो स्टिफ पेनल्टीज एंड पॉसिबल जेल टर्म्स फॉर स्टबल बर्निंग, ये सब इसमें हटा दिया गया, विदड्रॉ कर दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो किसान जो नेता थे उन्होंने काफ़ी इसका प्रोटेस्ट करा। फिर लेकिन नेक्स्ट फिर कहा गया ठीक है आपको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो। अब बिल के बारे में बात करें तो ये बिल एक जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है आपका कमीशन, इसका ये क्या करता है, एक कमीशन बनाता है जिस कमीशन का मेन पर्पस होता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन करना, रिसर्च करना, आइडेंटिफिकेशन करना एंड रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन द NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। अब ये एडजॉइनिंग एरियाज में आपका हरियाणा आ जाएगा, पंजाब का पार्ट आएगा, मतलब कि दिल्ली है तो दिल्ली के वो बॉर्डरिंग जो भी स्टेट हैं उनके एरिया, ठीक है जी। तो ये NCR का एरिया हो गया, तो इसमें राजस्थान, यूपी और भी बहुत सारे एरिया आ जाएंगे, ठीक है। और इट ऑल्सो डिजोल्व्स द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो कि EPPCA है, ठीक है, जो कि 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, उसको भी डिजोल्व कर देगा। तो ये एक याद रखिएगा, है ना, 1998 में, ठीक है। उसके बाद से एक आया था कि 2017 में कि उसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, कुछ ECPA करके था, उसमें NCR के लिए था कि उसको इमरजेंसी पर्पस के यूज से किया जाएगा, 2017 में आया था, ठीक है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो एक कंपोजिशन में एक हेड होगा जिसमें फुल टाइम मेंबर होगा, चेयरपर्सन होगा, जो कि सेक्रेटरी
टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट, इस टाइप की पोस्ट को वो काम कर चुका रहा होगा। और ये 3 इयर्स रहेगा, और या फिर जब तक वो 70 इयर्स का ना हो जाए, है ना। तो एक्सपीरियंस आदमी को इसमें लेंगे। इट विल हैव मेंबर्स फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्री, और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री से होंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इट विल हैव द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द, जो सीपीसीबी बोर्ड के एक्सपर्ट होंगे, इसरो के होंगे, सिविल सोसाइटी से भी एक्सपर्ट को रखा जाएगा इसमें, है ना। फंक्शन क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग एक्शन करना टेकन बाय कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड यूपी। प्लानिंग करना, एग्जीक्यूटिंग प्लान्स को करना, प्रिवेंट करना कि आपका ये कंट्रोल करना एयर पोल्यूशन एनसीआर में। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना कि आइडेंटिफाई हो सके कि एयर पोल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ हुए। रिसर्च एंड आर एन डी कराना ताकि एक नेटवर्किंग के थ्रू, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के थ्रू, ट्रेनिंग एंड क्रिएटिंग ए स्पेशल वर्कफोर्स, ये सब सारी चीज़ें, है ना। ये सब सारी चीज़ें तो गाइज ये सब तो आएंगी, बट हमें मेन इसमें होगा कि इसके कंपोजिशन में एक फुल टाइम मेंबर रहेगा जो कि सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगा, है ना। ये सब सारी चीज़ में इसमें एक्सपर्ट होंगे, एक एक्सपर्ट बॉडी होगा, है ना, एक एक्सपर्ट बॉडी होगा, ठीक है। साथ में ये एक क्या कहते हैं, एक एग्जीक्यूशन भी बॉडी होगा, एक इम्प्लीमेशन बॉडी भी होगा, ठीक है। एक एडवाइजरी भी बॉडी होगा जो कि गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी करते रहे समय समय पे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। अब इसकी पावर की बात करते हैं, तो इसकी पावर होगा कि टू इशू डायरेक्शन एंड इंटरटेन कंप्लेंट्स एज डीम्स इट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एयर इन द एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। तो डायरेक्शन इशू करेगा ये, ठीक है। सेकंड बात कहता है कि इट ले डाउन द पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, तो ये पैरामीटर्स भी आपका देगा पोल्यूशन को लेके, ठीक है। क्या क्या पोल्यूटेंट्स हैं, है ना, उसके लेवल क्या होने चाहिए, उसका एमिशन कितना करो कितना नहीं करो। फिर से ये चार्ज ऑफ ये मतलब इट विल ऑल्सो बी इन चार्ज ऑफ आइडेंटिफाइंग वायलेटर्स, मॉनिटरिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर पॉल्यूटिंग यूनिट इन द रीजन एंड विल हैव द पावर्स टू शट डाउन सच यूनिट्स, ठीक है। जैसे बदरपुर वाले, दिल्ली में जो बदरपुर वाला एरिया है उसको शट डाउन कर देते हैं, जो उसका पावर वाला प्लांट है। तो वैसे ही अगर कोई वायलेट करता है बार बार या फिर वायलेशन कर रहा है उनके नॉर्म्स का, तो उसको बंद करने का भी पावर इनके पास दिया जाता है। तो थोड़ा इनको पावरफुल बॉडी बनाई गई है। इट विल ऑल्सो हैव द पावर टू ओवर रूल डायरेक्टिव्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहाँ से मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई अगर डायरेक्शन देती है तो उसको ओवर रूल कर सकती है अगर पॉल्यूशन नॉर्म्स पे। तो यहाँ पे सेंटर वर्सेज स्टेट का कन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड, तो भाई लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस टू टैकल पब्लिक इश्यूज लाइक एयर पोल्यूशन need a democratic conceptualization. There is a need for the massive augmentation of intra-city public transport, and to move industries, power plants and other users away from polluting fuels like coal to natural gas, electricity. वही बात है भाई कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो भाई एक तो रेगुलेटरी चेंज करो और आइडेंटिफाई करो कौन सी इंडस्ट्रीज कर रही है, पावर प्लांट को दूसरी जगह सेटअप करो, है ना। इंडस्ट्री जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनको बंद करो, कम करो, ठीक है। क्लीन एनर्जी का यूज़ करो, यही सब सारी चीज़ें हैं। रिव्यू करते रहो अपने एजेंसी को। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम, एक न्यू स्टडी। अब ये जो MMS है, मतलब कि मिड डे मील स्कीम, इसके एक नई स्टडी है। तो उसमें बताया गया है कि ऐसा देखा गया है कि दोज वुमेन, मतलब दो जो गर्ल्स थी उस टाइम में जब मिड डे मील इंट्रोड्यूस हुआ, और वो मिड डे मील स्कीम की अगर बेनिफिशरी रहीं, तो देखा गया है कि उनमें स्टंटिंग, ठीक है, या फिर माल नरिशमेंट काफ़ी कम देखा गया है। इवन इन जो ये गर्ल्स हैं इनका IMR, मतलब इनसे जो बच्चे होते हैं इनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट MMR, ठीक है, ये कम देखी गई है ना, ये कम देखी गई है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है और ये एक अचीवमेंट बताता है कि जो भी मिड डे मील स्कीम के जो भी बेनिफिशरी रही हैं तो उनका IMR और MMR बहुत ही कम रहा है, ठीक है, मतलब उनके बच्चों का IMR, ठीक है। तो ये जो इंटरजेनरेशनल बेनिफिट के बारे में बता रहा है कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बेनिफिट मिलता है। जैसे सपोज करो कोई एक लड़की है एंड उसका एडमिशन, सपोज करो ये प्रोग्राम सपोज करो 1998 में आया था, तो सपोज करो कि वो 2000 में स्कूल में गई पढ़ने, है ना, सन 2000 में। अब वो लड़की बड़ी हो गई, 2018 में उसकी शादी हुई सपोज करिए, तो
इससे जो बच्चे हुए उनका IMR लेवल कम देखा गया, ठीक है, एज कम्पेयर टू जिन्होंने मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया। अब ये जो है, पहले तो ये इसका पहला जनरेशन हुआ, सेकंड जनरेशन इसका चिल्ड्रन हुआ, तो एक जनरेशनल एक बेनिफिट देखने को मिला गया है ना। तो स्टडी बताती है कि इट फाउंड दैट द मिड डे मील्स लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, चिल्ड्रन ऑफ द मिड डे मील स्कीम्स बेनिफिशियरीज शो बेटर ग्रोथ। The study used the nationally representative data on cohorts of mothers and their children by birth year and socio-economic status spanning 23 years. It is a first of kind intergenerational analysis of the impacts of a mass feeding program. ठीक है, तो ये सब सारी बातें ऐसा देखा गया कि हाइट टू एज रेशियो, इसमें जिन लोगों ने लड़कियों ने एक्सेस किया है, ठीक है, तो उनमें देखा गया है कि हायर हाइट उनका देखा गया है एज कम्पेयर टू जो इसके बेनिफिशियरी नहीं रही हुई हैं। फिर से लिंकेज भी है इसका मिड डे मील और स्टंटिंग से। तो 2016 में ऐसा बताया गया है कि प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग वाज सिग्निफिकेंटली लोअर इन एरियाज वेयर द मिड डे स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2005 में, ठीक है। द लिंकेजेस बिटवीन द मिड डे मील एंड लोअर स्टंटिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन, उसको भी देखा गया है, वह स्ट्रॉन्गर इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा में, ठीक है। और ऐसा ये भी बताया गया कि जहाँ पे वुमेन एजुकेटेड हैं, ठीक है, उनका देखा गया है कि भाई मिड डे मील स्कूल के वो बेनिफिशरी भी रही हैं, तो उनका भी लोअर स्टंटिंग रहा, नेक्स्ट जनरेशन में भी इनके बच्चों का भी अच्छा रहा है, चाहे वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म और नेक्स्ट जनरेशन इम्पैक्ट बताया गया है, तो ये एक याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार का। तो माल न्यूट्रिशन जो होता है रेफर्स टू डेफिशिएंसी, एक्सेसेस और इम्बैलेंसेस इन अ पर्सन्स इंटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। मान लो आप कम ले रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा ही ले लिए, तो ये एक प्रॉब्लम बताता है। इंडिया में दोनों है, कम वाला भी ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ बच्चे नहीं होते हैं खा खा के पैकेट का खाना फूले होते हैं, पिज्जा मम्मी खाना है ना। तो माल न्यूट्रिशन कवर्स टू ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ कंडीशन, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, एक होता है जिसमें स्टंटिंग आता है, जिसमें लो हाइट फॉर एज, है ना। स्टंटिंग का मतलब कि आपकी एज तो 15 साल की हो गई है, बट आप लगते हैं 8 साल के, या फिर आप 8 साल के हैं लगते हैं 3 साल के, है ना। तो ये दिखा गया है। वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट लंबी होगी लेकिन आपका वेट कम है, तो अंडर वेट हो जाता है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी, ठीक है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स ये सब नहीं मिलते हैं। हिडन हंगर भी कहते हैं इसको, हिडन हंगर इसको कहते हैं कि इट्स अ लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। It occurs when the quality of food people it does not meet to the nutrient requirements. The food is deficient in micronutrients such as vitamins और mineral, ये सब सारी चीजें हो गई। मिड डे स्कूल्स के बारे में बताएं, 1995 15 अगस्त 1995 को ये बिल आया था, लॉन्च हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और 1998 में कुछ उसमें बदलाव किया गया था, लाइक सेट कैलोरी वगैरह का, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है। बट मिड डे मील स्कूल याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। मिड डे मील स्कीम स्कूल से संबंधित है। स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं तब आपको खाना मिलता है, तो यानी कि मिड डे मील स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसकी क्या कहते हैं, इसके अंडर में आता है, ठीक है, वो इसको। और ये याद रखिएगा दैट इज इट इज ऑल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि 1995 में लॉन्च हुआ था। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, जिसका गोल है कि यूनिवर्सलाइजेशन करो प्राइमरी एजुकेशन को, मतलब बच्चे पढ़ने भी आएंगे और खाना भी खाएंगे, ठीक है। और इसमें कुक मील दिया जाएगा 6 to 14 ईयर्स जो कि बच्चे रहेंगे, जो अपना राइट टू एजुकेशन आया था 2005 में, उसके बाद सबको कर दिया है ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को भी इसको मिला जाएगा। अक्टूबर 2007 में कहा गया कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा, ये एक्सटेंड कर दिया गया। पहले ये नहीं था, पहले ये सिर्फ ये आपके 1 to 5 तक के बच्चों को था, लेकिन अब इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया क्लास 1 to 7 तक को। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि एड्रेस करना है हंगर और माल न्यूट्रिशन को, इनरोलमेंट बढ़ाना है, इनरोलमेंट अटेंडेंस स्कूल में बढ़ाना है, और सोशलाइजेशन करना भी है ना। मान लो कि बच्चे लाइन में खाएंगे, जैसे मैंने अपने गांव में देखा कि मैंने नोटिस किया कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट जो पहले जो कि एक साथ खाना बैठना नहीं था, बट अब जो नए बच्चे हैं जो कि मिड डे मील स्कीम खाए हैं और साथ में स्कूल पढ़े हैं, उनको मैंने देखा वो एक साथ खाना भी खाते हैं, है ना। पहले इंटर डाइनिंग का कंसेप्ट बहुत मतलब था, बट अब के मैं देखा कि मैंने गांव में नोटिस करा कि ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं मिड डे मील स्किल का रोल सोशलाइजेशन भी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी करता है, ग्रास रूट लेवल पे जाए, जो औरतें वहाँ पे काम करती हैं, खाना बनाती हैं, उनको पैसा मिलता है। इसकी क्वालिटी चेक भी होती है, एगमार क्वालिटी इसका प्रोकर्ड होता है, मील्स का टेस्ट किया जाता है। 3 एडल्ट मेंबर होते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, जो गांव के व्यक्ति होते हैं, वो आके चेक करते हैं कि खाना ठीक है कि नहीं ठीक है।
उसके बाद से फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर मान लो कि कोई इफ द मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्कूल फॉर एनी स्कूल डे और ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, या फिर कोई भी अदर रीजन हो, जैसे मान लो कोविड आ गया, तो द स्टेट गवर्नमेंट सेल पे फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस बाई द 15th फॉर द सक्सेडिंग मंथ, हर 15वें दिन पे वो देगी पैसा। रेगुलेशन इसके लिए एक स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी है जो कि इम्प्लीमेशन देखती है स्कीम का। न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स देखना है कि 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, ये 1 से 5वीं तक के बच्चों को देना है, और 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन ये अपर प्राइमरी को देना है। तो ये याद रखना, मे बी दे विल आस्क इन द एनी एग्जामिनेशन, है ना, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, वो पूछ देंगे कि भाई कितना है। तो 700 कैलोरी, ऐसे समझा जो 7वीं में बच्चा पढ़ता है उसको 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, और जो 4th 5वीं में पढ़ता है उसको 450 ग्राम कैलोरी, है ना, और 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मतलब 8 का बच्चा है तो 20 तक पढ़ा, उसको याद हो गया, ऐसे करके कुछ भी यार अपना बना लेना। इसमें कवरेज ये कहाँ कहाँ दिखता है, तो जितने स्कूल्स हैं गवर्नमेंट एडेड, मदरसा, मकतब, ठीक है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान में आते हैं, उन सबको दिया गया है। अब सबसे बड़ा इसमें इशू एंड चैलेंजेस क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ प्लेन चपातीज बीइंग सर्व्ड विद सॉल्ट एंड मिक्सिंग ऑफ वाटर इन मिल्क एंड फूड पॉइजनिंग एटसेट्रा, है ना। अब मेरे मतलब बहुत सारे ऐसा हुआ कि भाई दूध में पानी मिला के दे दिया, सिर्फ रोटी दे दिया खाने के लिए, है ना। अब मेरे बगल के एक पड़ोसी शिक्षक थे, और भाई साहब वो हेडमास्टर थे स्कूल के। इतना पैसा व्यक्ति ने कमाया इस मिड डे मील स्किल से, अपने 2 घर बनवा लिए। उससे पहले उसके पास पैसे नहीं थे, और उसका 1 रुपया नहीं खर्च होता था, सब स्कूल से ही दाना पानी सब आता था। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हैं। उसकी वजह से कास्ट बायस डिस्क्रिमिनेशन भी देखा गया है कि जैसे मान लो कि कोई अपर कास्ट का लड़का ऐसा ब्राह्मण है तो वो किसी लोअर कास्ट के साथ बैठ के नहीं खाना खा रहा है, ये सभी चीज़ें देखी गई हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कि लोअर कास्ट की एक वुमेन कुक खाना करती है तो बच्चों ने खाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके घर वालों ने मना कर दिया गया था। और सबसे बड़ा चैलेंज कोविड-19 का एक सीरियस थ्रेट है चिल्ड्रन और उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल राइट्स को। नेशनल लाइड लॉकडाउन लगा, फिर भी हमने ड्राई फूड ग्रेन्स और कैश ट्रांसफ़र किया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो कैश ट्रांसफ़र बच्चों के खाने के लिए यूज़ हो रहा हो या फिर क्या यूज़ हो रहा होगा। और गर्ल चिल्ड्रन तो वैसे ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, तो उनको घर पे भी एटलीस्ट वो स्कूल जाती थी तो कम से कम अच्छा खाना भी खाती थी, बट गर्ल का डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। तो मेनेस ऑफ माल न्यूट्रिशन है, एनएफएचएस की जो रिपोर्ट 5 जो बताती है, कहती है कि सेवरल स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री हैव रिवर्स कोर्स, मतलब रिवर्स हो गया है, रिकॉर्ड वर्सनिंग और लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन को देखा गया है। फिर इंडिया इज होम टू 30% ऑफ वर्ल्ड स्टंटेड चिल्ड्रन एंड नियरली 50% सिवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ग्रुप। देखते ना, गाँव में जाओगे तो 5 साल का बच्चा है, इतना पतला दुबला दिखता है, हाइट ही नहीं विकसित होती है उसकी, और ये बच्चे हैं ससुरे जाके ये कुरकुरे खाते हैं, और वो गांव में कुरकुरे जो होता है वो फर्जी कुरकुरे होता है। अब ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है 2020 का, जो 88 कंट्रीज, इंडिया को अमंग 88 कंट्रीज में बताता है कि ये हम मिस करेंगे अपने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को जो 2025 का था। ये WHO ये रिपोर्ट देती है, तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट WHO का है। आ जाएगा किसी एग्जाम में कि कौन निकालता है ग्लोबल उसमें देगा, यूनिसेफ दे देगा, UN का कोई एजेंसी दे देगा, तो ये WHO आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 2020 का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और ये वेल्थ हंगर लाइफ करता है इसको, ठीक है। तो उसमें इन्होंने इंडिया का 94 रैंक दिखाया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई इंप्लीमेंट करिए आप, है ना, मटेरियल हाइट एंड एजुकेशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। दोज गर्ल्स यंग वुमेन जो मदर्स हैं उनको भाई देखो आप, है ना, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। उसके बाद से आपका द फाइट अगेंस्ट स्टंटिंग हैज ऑफन फोकस्ड ऑन बूस्टिंग न्यूट्रिशन फॉर यंग चिल्ड्रन, बट न्यूट्रिशंस हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट मैटरनल हेल्थ एंड वेल बीइंग इज द की टू रिड्यूस स्टंटिंग एंड इन द ऑफस्प्रिंग। तो मदर्स का ध्यान दो आप, है ना, मैटरनल हेल्थ ध्यान रहेगा तो उनके बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, फिर उनको मिड डे मील स्कीम से फिर उनको प्रोवाइड कराओ, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से एक्सपेंशन करो, इंप्रूवमेंट करो स्कूल मिल्स का, ठीक है। इंटर जनरेशन पे ऑफ्स दो, एज गर्ल्स इन इंडिया फिनिश स्कूल, गेट मैरी एंड हैव चिल्ड्रन ऑल इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, सो स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन कैन रियली हेल्प। ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा था टॉपिक। उसके बाद आता है हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप ये नासा का है, बस याद रखिएगा। ये टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स, गैलेक्सीज, इन सबको, स्टार्स को स्टडी करता है, ठीक है। तो ये अपना रिटर्न हो गया है ऑपरेशनल स्टेटस में। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको बंद कर दिया गया था, उसका कंप्यूटर पेलोड नहीं रहा था,
तो इसका नाम एडविन हबल के नाम से इसका पड़ा था, जो कि ये फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है स्पेस में, ठीक है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था 1990 में, और इसको सबसे अच्छा एस्ट्रोनॉमी का मानते हैं गैलीलियो टेलीस्कोप के बाद से, ठीक है। और ये नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम का एक पार्ट रहा है, ठीक है। और ये लार्ज एंड वर्सेटाइल, यानी कि ये इट इज़ अ लार्जर देन ए स्कूल बस इन साइज, ये बताया कि मतलब कितना बड़ा है। और 7.9 फीट का इसमें मिरर यूज़ किया गया है। और ये डीप स्पेस का इमेजेस का ये डीप स्पेस के इमेजेस को कैप्चर करता है, जिसमें डिस्टेंट स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट, इन सबको दिखाता है वो। डेटा ओपन टू पीपल, मतलब ये डेटा जो है लोगों को भी ओपन रखा गया है, ठीक है। अब भाई इसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को बताया, ठीक है। फिर डार्क एनर्जी, फिर से रिंग नेबुला, 2 ड्वार्फ गैलेक्सी का ये कोलिजन होना, ज्वेकी, ठीक है, न्यू स्टार फॉर्मेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है जी। इट कैप्चर द गैलेक्सी क्लस्टर एबल 2044 इन 2013, ये सब सारी चीज़ें ये देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। अब इसका सक्सेसर है, इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, जो कि 2021 में फ्रेंच गुइनिया से इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये एरियन 5 से लॉन्च करेंगे इसको, रॉकेट से। और ये लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा, जो कि 6.5 मीटर इसका प्राइमरी मिरर रख रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद से नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसका नाम है मून्स वूबल इफेक्ट। तो नासा की स्टडी हाईलाइट करती है कि जो मून का जो ऑर्बिट है वो वेरी कर रहा है, अल्टर कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन द, इसमें बताता है कि वे वूबल इफेक्ट क्या है, कि कहता है कि व्हेन द मून मेक्स इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट इट्स वेलोसिटी वेरीज, इसकी वेलोसिटी में कुछ वेरिएशन आता है, एंड अल्टर्स कॉजिंग आवर पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइट साइड एंड टू अपील द स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स। मतलब मून जो है ना, अपने ऑर्बिट से थोड़ा एंगल उसका चेंज हो जा रहा है लाइट का, है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट से। तो इससे वो हो गया कि हमारे जो टाइड्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये मून का वूबल इफेक्ट है, ठीक है। बाकी स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड 15 दिन में आता है, नीप टाइड कैसे आता है ये सब थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में आता है, ठीक है। ये डायगोनल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो कुछ खास नहीं है। तो ये बस देख लीजिएगा कि मून का वूबल इफेक्ट क्या है। तो व्हेन द मून मेक्स इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट इट्स वेलोसिटी वेरीज एंड अल्टर्स कॉजिंग आवर पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइट साइड, ठीक है। तो उससे डिफरेंट एंगल बन जाएगा। तो इट इज ए साइक्लर शिफ्ट है, ऐसा बताते हैं। ये रेगुलर स्विंग होता है, ऑसिलेशन होता है। और ये फर्स्ट बताते हैं कि 1928 में देखा गया था, 28 में। और ये 18.6 ईयर पीरियड टू कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इससे बताया इट एक्ट्स एज अ बैकग्राउंड ऑफ सी लेवल, ऐसे राइज हो जाता है, ये भी बता रहे हैं। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका अर्थ पे, तो द मून वूबल इम्पैक्ट्स द ग्रेविटेशनल पूल ऑफ मून एंड अर्थ, देयरफॉर इंडायरेक्टेड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एब और टाइड्स को ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। ओके गाइज, करंट अफेयर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और कुछ जो इसमें है छोटे स्मॉल टॉपिक आप खुद उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।